मैंने कुछ ध्वजाधारियों को आगे की ओर भेजा है, मार्ग पर खतरा भांपने के लिए। मुझे चिंता है सरदार अरसई और बेड़िया जाति के ध्वजाधारियों की। हमें पहुंचने पर सब पता चल जाएगा। पिताजी, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मेरे बेटे इर्तई, जब हम हमारे शिविर लौटेंगे तुम्हें हमारे आदमी और हथियार लेकर खदान के लिए तुरंत रवाना होना चाहिए। तुम्हें खदान के साथ मिलकर सफेद खोपड़ी का विनाश करना चाहिए। खादू के साथ मिलकर? आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? क्या आप भूल गए खादू और मैंने सभा में मौत की प्रतिज्ञा ली है? बेटा, यह क्षण विवाद का नहीं है। एक साथ मिलकर हमें शक्तिशाली होना होगा। अगर आपने मेरा कहना माना होता तो सभा के लिए निकलते समय हम हथियार अपने साथ लेकर निकलते पिताजी। अगर हमारे पास हथियार होते तो शेष सफेद खुपड़ियों से हम इस तरह भागते नहीं फिरते, और मैं 8 जनजातियों की सभा में उस अजहर का सर अपने हाथ में लिए खड़ा होता। यात्रा से पहले आपके घोड़े की काठी टूट गई थी। आपको तब भी शंका नहीं हुई पिताजी? अगर हम सभा में अपनी फौज और हथियार के साथ आए होते तो सारा दोष हम पर मढ़ा जाता। कभी तुमने ऐसा होते हुए देखा है क्या? दोष लगने से क्या फर्क पड़ जाता? हम सुरक्षित और जीवित तो रहते। सफेद जनजाति के लोग भी इसे दर्शन शास्त्र में मानते हैं। जैसा तुम मुझे कह रहे हो वैसा कोई नहीं मानता। एकजुट रहेंगे तो हमारा विस्तार होगा, विभाजित हुए तो सबका नाश होगा। इस नियम को याद रखना। सारी नियम प्रणाली आप ही के हाथ में है। जब हम विचार कर रहे थे तो उस समय 3 प्रमुखों को सूर्य में विलीन कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि तलवारों से वार्तालाप का समय आ गया है? चुप रहो। जिसे विवेक न हो कि तलवार का प्रयोग कब करना है, वो विनाश को आमंत्रण देता है। तलवार शत्रु के रक्त बहाने के लिए होता है, ना कि तलवारधारी का। तो मैं उस खादू की सफलता के लिए अपना जीवन असुरक्षित कर दूं क्या? मैं घर पहुंचते ही अपने योद्धाओं के साथ निकलूंगा और सफेद खोपड़ियों का पूरी तरह विनाश कर दूंगा। अगर तुम मुझे अपना पिता नहीं समझ सकते हो तो फिर मुझे सरदार समझोगे। यह भूलना नहीं, मेरा आदेश राज नियम है। यह सिर्फ अंगोल जनजाति के लिए नहीं है। हमें बताओ कि बुद्धिमान तलिगा ने क्या कहा था? बुद्धिमान तलिगा ने कहा था, ये वर्ष भाग्य का वर्ष होगा। आकाश हिल जाएंगे, पृथ्वी फट जाएगी। मुझे भविष्यवाणी के अनुसार मुझे ढूंढना होगा उस भाग्य के प्राप्तकर्ता को। मैं अकेले ही यात्रा करूंगा। इस भाग्य के वर्ष में एक पुत्र जिसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वही सारी शक्तियों को धारण करेगा। सर्वशक्तिमान एक युवा भेड़िया शक्तिशाली भेड़ियों को हराएगा। स्वर्ग की उस पर विशेष कृपा होगी।
ऐसा कहा था उन्होंने। ठीक है, फिर ये वर्ष तो भाग्य का वर्ष है। हजारों वर्ष हमने प्रतीक्षा की है इस वर्ष के आने की। भविष्य वाणी के अनुसार दिखाई दे रहा है कि सितारे लाल हो रहे हैं और बगैर गर्मी के घास सूख रहे हैं। ये सब साफ साफ संकेत है। आप सही कह रहे हैं सरदार। परीक्षाएं स्वर्ग की पृथ्वी को देनी होगी। हजारों कहानियां आएंगी, निश्चित है। जिस महाअनुभव ने भाग्य के वर्ष की ये भविष्यवाणी की है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो महान तलाइगा है। तो हम इस जमीन पे रहने वालों को स्वर्ग की परीक्षाएं देनी होंगी। भाग्य के वर्ष में शुभ उगी हुई घास शाम होते तक सूख जाती है। सर्दी में भी गोभी रेगिस्तान जैसी गर्मी हो जाती है। गर्मियों के दौरान मवेशियों की हड्डियां ठंड से सिकुड़ गई हैं। ये शुभ संकेत नहीं है। श्रेष्ठ प्रमुख, सुना है कि पिछली बार भाग्य का वर्ष 1000 साल पहले आया था। अगर चुनना है व्यक्ति पापी हुआ तो समझिए रक्त की नदियां बहेगी, पहाड़ हड्डियों से ढक जाएंगे, औरतें और बच्चों के आंसुओं की वर्षा होगी, मानव की हत्या करेगा, सज्जन भी शांति भंग करेंगे, लोग मानवता को पूरी तरह से भुला देंगे। योग्य वर ने कई कठिनाइयों को पार किया होगा, तन और मन और आत्मा से, और साथ ही उनकी इच्छा और दृष्टि और पहुंच और संतुलित होनी चाहिए। व्यापारी घोष, हमें बताइए, स्टीपी के लोगों में से किसको बुद्धिमान तलिगा ने योग्य घोषित किया था? बताओ। भेड़ियों के युद्ध के मायने समझने में मैं असमर्थ हूं। मेरी समझ में योग्य तो वो होगा जो भेड़ियों के युद्ध का विजेता बन के उभरेगा। जरा रुको, शांत हो जाओ। मुझे अभी याद आया, बुद्धिमान तलेगा के हत्यारों के पास भेड़िया जनजाति का कोई भी उपकरण तो था ही नहीं। मुझे तो शंका है कि आप भेड़िया जनजाति वाले ही इस षड्यंत्र के पीछे हो। सही कहा ना मैंने? खादू, ये तुम्हारा बुना हुआ जाल है। अगर युवा भेड़िया और शक्तिशाली भेड़ियों की कथा में थोड़ा भी सत्य है तो वो युवा भेड़िया तुम हो। तुम अपने आप को हिरन जनजाति के तीव्र दत्त कहलवाते हो। ये सब साफ दिख रहा है। निचले किसान और खाना बदोश ध्वजधारी को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होता? कोई बताओ इसे। खादू, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी है। सरदार जराई, अपने पुत्र को थोड़ा शिष्टाचार भी सिखा देते। लगता है किसी गुस्सैल का रचा हुआ यह षड्यंत्र है। अंगोल और चुनुस जनजाति अपने बच्चों को युवा भेड़िया पुकारते हैं। मेरा शीर्षक तीव्र दांत ज्ञान की चेष्टा का प्रतीक है। अगर आप लोगों को मुझ पे थोड़ी भी शंका है तो हम खदान जनजाति अपने प्राण दे सकते हैं। आजीवन हमारी पारी आने पर भी हम प्रमुख सरदार की गद्दी को नहीं स्वीकारेंगे। इनके कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे ये कटु शब्द जो हैं शांति भंग कर रहे हैं। इसीलिए मेरी प्रस्तावना यह है कि हम हर जनजाति में 10 योद्धा भेजें
और उन सफेद खोपड़ियों का पता लगाकर उन दुष्टों को उचित सबक सिखा दें। ये बहुत जरूरी होगा। और कौवा जनजाति ने उनका प्रमुख खोया है। हर जनजाति को अपने एक अभिजात को यहाँ बंधक छोड़कर जाना चाहिए। मेरे पिता की मृत्यु हुई है। मेरे अलावा कोई और अभिजात बंधक नहीं है यहाँ। अगर मुझे यहाँ रुकना पड़ा तो हमारी जनजाति का नेतृत्व कौन करेगा उन सफेद खोपड़ियों से प्रतिशोध लेने के लिए? सरदारों, हमें कौवा जनजाति के पास किसी अभिजात बंधक को क्यों रखना होगा? हम कितना भी मंथन क्यों ना करें, किस जाति ने यह किया है इसका निर्णय कौन करेगा? और याद रखिएगा, विलुप्त सफेद खोपड़ी जनजाति और कौवा जनजाति, इनके पूर्वज एक ही है। मेरे पिता तुम्हारे घर में मारे गए थे। तुम हमारे लिए कलंक हो। तुमने हमें धोखा दिया है। अगर मुझे यहां रुकना पड़ा तो हमारी जनजाति का नेतृत्व कौन करेगा उन सफेद खोपड़ियों से प्रतिशोध लेने के लिए? कौवा जनजाति के पास किसी अभिजात बंधक को क्यों रखना होगा? हमारे दुश्मन बहुत खुश होंगे हमें इस तरह आपस में लड़ते हुए देखकर। आप सभी सरदारों को पता होना चाहिए कि यह अपराध हमारे शांति को भंग कर देगा। एक पुरानी कहावत जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, 5 उंगलियों को मिलाकर मुट्ठी बना दिया जाए तो वो मुट्ठी ताकत बन जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोस। अब आप यहाँ से जाएं और अपना इलाज करवाएं। आपका शुक्रिया तांत्रिक अम्मा, परंतु मैं अपने शिविर की ओर लौटना चाहूंगा और आप लोगों से बस इतना प्रार्थना करना चाहूंगा कि व्यापारी मार्ग को सुरक्षित करें और तब तक के लिए कुछ अंगरक्षक मुझे दे दीजिए जब तक मसला सुलझ न जाए। ठीक है, अब हमें भी लौटना चाहिए। इतनी बहस के बाद निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, क्योंकि हत्या खदान की भूमि पर हुई थी। हम प्रण लेते हैं कि हर हाल में हम सफेद खोपड़ियों को ढूंढ के निकालेंगे और उन्हें सजा देंगे। आप सभी सरदार सिर्फ अगली पूर्णिमा की रात तक यह प्रतीक्षा करें और तब तक अगर मैंने सफेद खोपड़ियों के शेष लोगों का पता नहीं लगाया तो मैं अपना सर काट के आपकी सभा में भिजवा दूंगा, वो भी खुशी से। मेरे विचार से 1 महीना पर्याप्त है इस विषय का सही तरह से निष्कर्ष निकालने के लिए। श्रेष्ठ प्रमुख, जरा कृपया अगली सभा की तिथि आप अभी घोषित करें। हम दोबारा कहां मिलेंगे? खादो, तुम्हें ज्ञात है, तुमने स्वयं कड़ी चुनौती स्वीकार की है। ये तुमने ही कहा है। अगर 1 महीने में तुम अपना कहा पूरा न कर पाए तो सारा दोष खदान जनजाति का होगा। हमें तो दोषी मान ही लिया है, चाहे हम दोषी हो या ना हो। मेरे पास सिर्फ 1 महीने का समय है, इसलिए हर पल कीमती है। मैं अपना वचन अपना रक्त बहाकर भी पूरा करूंगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। खादून नहीं। सरदार जराई, मैं आपसे आपका हथियार मांगता हूं। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे हथियार का उपयोग कर लो। अगर तुम वचन दे रहे हो तो मैं भी एक प्रण जरूर लूंगा। खादू, अगर तुम शेष सफेद खोपड़ियों को 1 महीने के अंदर पकड़ने में किसी भी तरह असफल रहे तो तुम अपना सर मेरे सामने काटोगे। लेकिन तुम अपने लक्ष्य में सफल हो गए तो तुम मेरा भी सर बेझिझक काट सकते हो। इर्तई, शेर की तरह दहाड़ने के बजाय
अगर मैं बकरी की तरह मिमियाऊंगा तो प्रमुख, लोग मुझे शेर नहीं बकरी ही समझेंगे। एरतई में बकरी की तरह मिमियाऊंगा नहीं, शेर की तरह दहाड़ूंगा। सरदार जराई और 8 जनजाति के सरदारों के सामने मैं भी अपने रक्त से अपने वचन को अंकित करता हूं। अगर ये दोनों वचन निभाने में असमर्थ रहे तो हम इनके कमर पट्टे पे तंत्र करके क्यों ना इनको श्राप से भस्म कर देंगे। आप लोगों ने वचन निभाने का वादा किया है, वो भी मेरे यहाँ मौजूदगी में। मैं श्राप देती हूँ कि अगर किसी ने वचन तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। मेरा ये श्राप खून का प्यासा है। अगर तुम दोनों अपने वादे पर कायम रहे तो श्राप मुक्त हो जाओगे, और अगर वादा नहीं निभा पाए तो मेरा श्राप तुम लोगों को जलाकर राख कर देगा। कमर पट्टे दो मुझे। ओ अग्नि की आत्माएं, मैं आप लोगों को पुकार रही हूँ, मुझ में प्रवेश कीजिए। इन तुच्छ जीवों ने वादा किया है, इन्हें श्रापित कीजिए। अगर ये वचन तोड़ते हैं तो इन्हें जलाकर भस्म कर दीजिए। अग्नि आत्माएं, अग्नि आत्माएं, भस्म कर दीजिए इन्हें। भस्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए। भस्म, भस्म। तुम लोगों का प्रण अग्नि की आत्माओं ने स्वीकार कर लिया है। ये कमर पट्टे अब शापित हो चुके हैं। अपने प्रण को कर्म से पूरा करो। प्रण लेने वालों, अब अपने अपने कमर पट्टी वापस ले लो। इससे मुक्ति मिल सकता है, लेकिन श्राप से नहीं। ये बात याद रखना, श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। अब सभा 1 महीने के लिए स्थगित की जाती है। पुनः सभा की तिथि सभी तक दूतों द्वारा पहुंचा दी जाएगी। अब सभा स्थगित होती है। पिताजी, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपका कटा हुआ सर उस अजहर से सफेद खोपड़ी से वापस लाऊंगी और आपकी आत्मा सूर्य तेज में विलीन हो जाएगी। कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी दुल्हन? हमारी सगाई हुई होगी, पर मैं अभी तक तुम्हारी दुल्हन नहीं बनी हूँ, ना ही कभी सोचना कि मैं कभी बनूंगी। बोरंच, तुम किसे ढूंढने जा रही हो? मैं पता लगा कर रहूंगी कि अजहर कहाँ छुपा है, और अपना प्रतिशोध मैं सफेद खोपड़ियों से लेकर रहूंगी। रुको,
सरदार जराई के अनुसार तुम हमारी कौवा भूमि पर 1 महीने के लिए बंधक बनकर रहोगी। मेरे पिता और ध्वजधारियों का नरसंहार हुआ था, इसलिए अब मैं यहाँ सुकून से कभी भी नहीं रह सकती हूँ। तुम समझ रहे हो? मैं अपने पिता की आत्मा को शांति दिला के ही रहूंगी। तुम नहीं जानती शत्रु कहाँ छुपा हुआ होगा। खादान के खातून और अंगोल के इरताई ने वचन दिया है कि वो दोनों शत्रु का विनाश करके ही रहेंगे, समझी तुम? ये दुश्मनी ना औरतों के लिए तो बनी ही नहीं है। वापस अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी। 1 महीना तो क्या, मैं 1 रात के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। हट जाओ, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं घर कोई जब से होश संभाला है तब से मैं तुम्हारे लिए ही तड़प रहा हूं। मैंने सूरज और चंद्रमा की उपासना की कि तुम मुझे मिल जाओ। अगर ये रक्तपात ना हुआ होता तो मैं पिता के साथ तुम्हारे घर आके तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगता, और अगर वो तुम्हारा हाथ मुझे नहीं देते तो मैं खारकोई किसी को भी नहीं बख्शता। मेरे दिवंगत पिता ने कहा था कि तुम अगली गर्मियों में मुझसे विवाह करने के लिए आओगे, लेकिन अब कन्यादान करने वाला पिता ही नहीं रहा, ना ही कोई घर जहां मैं लौट सकूं। अब मुझे प्रेम प्रसंगों में नहीं पड़ना। मैं शेष जीवन प्रतिशोध में व्यतीत कर दूं तो पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। धैर्य रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारी पिता की इच्छा नहीं हो सकती। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे पिता को शांति नहीं मिलेगी और सारी जाति वाले विलुप्त हो जाएंगे। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम अपने दिमाग से काम लो। आशा करता हूं कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, जब तक मैं वापस लौटूंगी तब तक तुम मेरी सारिन जाति की रक्षा करना। तब मैं मेरे पिता की इच्छा पूरी करूंगी, तुमसे विवाह करके। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी इस नशे की लत को छोड़ना होगा और मुझे साफ मन से अपनाना होगा। अगर तुम ये 2 चीजें कर सके तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूं और आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं ये दोनों बातें दिल से स्वीकार करता हूं, कसम खाता हूं तुम्हारी। ठीक है, तो मैं चलती हूं। रुको मेरी बोरोंज, ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। इस दिल में सिर्फ तुम हो और हमेशा हमेशा के लिए रहोगी। अपना ख्याल रखना।
इर्तई, इर्तई, वो दूध पीता बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे वचन को चुनौती दी। खादोन, तुमने एक अटूट प्रण लिया है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने ये अपने ऊपर ऐसी एक विपदा क्यों लेकर आए? महान सेवगी, क्या आपको लगता है कि मैं दुर्बल हूं? आपको शंका है कि मैं सफेद खोपड़ी जनजाति को ढूंढकर उन्हें दंड देने में असमर्थ हूं? क्या सचमुच मेरे बारे में आप ऐसा सोचते हैं? सफेद खोपड़ियों को ढूंढना एक अलग बात होती है, जानते हो, पर 8 जनजातियों के सामने विवेकशील होते हुए प्रण ले लेना एक दूसरी बात है। जब खदान लोगों का कोई दोष ही नहीं है तो आपको मेरे वचन लेने से क्या आपत्ति है? और वो इर्तई, प्रमुख सरदार का बेटा, और वो खारखुई बुद्धिमान तलिगा का बेटा, उन दोनों ने मेरा अपमान किया, मेरे लिए अपशब्दों की वर्षा की, लेकिन फिर भी आप शांत रहे। आपने चुपचाप से यह सहन क्यों किया? मेरे प्रमुख, तुम खदान जाति के अध्यक्ष हो। यदि तुम एक अबोध बालक की तरह व्यवहार करोगे तो तुम्हारे पिता के नाम पे वो तो एक अनादर भी तुम कर सकते हो। तो तुम्हारे पिता के यश और नाम का क्या होगा? घर लौटते ही मैं अपने योद्धा लेकर निकलूंगा और सफेद खोपड़ियों के हर एक बच्चे को मौत के घाट उतार दूंगा। उन्हें उनके पापों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। अगली सभा में हमारे खदान ध्वज का झंडा लहराएगा, पूरे गौरव से और पूरे अभिमान के साथ। अरसाई की राय में हमारी छोटी बड़ी 33 जनजातियों में कौन सही में योग्य है योग्यावर की पदवी के लिए? आपको पता होगा। आप मुझे बताइए, आपके मन में कौन है जो विश्वास के पात्र है? इस बूढ़े आदमी की इच्छा अभी दुनिया से परे है। अब मेरी शारीरिक क्षमता मुझे घर ही पहुंचा दे तो काफी होगा मेरे लिए। योग्यवर जो भी हो, उसकी क्षमताओं में समझौता नहीं होना चाहिए। उसकी योग्यता तन, मन और आत्मा से पूरी तरह निपुण होना चाहिए। अगर भाग्य की चाबी किसी अयोग्य पुरुष के हाथ लग गई तो फिर हजारों वर्षों के लिए इस जमीन पर रहने वालों का भाग्य उजड़ जाएगा। मेरे विचार से तो आपका बेटा इर्तई भी काफी योग्यवर योद्धा है कि नहीं? मेरा बेटा इर्तई सही पसंद नहीं होगा। आपका बेटा एक बहादुर निडर आदमी है। उसमें साहस और धैर्य दोनों ही उसके अंदर है। साहस और धैर्य हो पर विवेक की कमी हो तो वो योग्यावर तो नहीं, पर विनाशकारी अवश्य ही हो सकता है। क्योंकि आपने वचन दे दिया है तो अब मुझे तो आपके साथ ही जाना होगा। और आपके क्रोधित होने पर आपको सही मार्ग दिखाना होगा। अगर युद्ध में मैं एक बुढ़े आदमी को ले जाऊंगा तो वो मेरी मूर्खता होगी और शायद ही ऐसा कोई करेगा। हाँ, आपको खदान भूमि में रहकर हमारे लोगों की सहायता करनी चाहिए। युद्ध हमेशा बल से नहीं जीता जा सकता है। अगर आपके पास बल और बुद्धि दोनों हो तो आप हारते कम और जीतते अधिक से अधिक हो। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी मूर्ख बालक को उपदेश दे रहे हो। अच्छा होता यदि आपको कौवा जातियों के पास मैं बंधक की तरह छोड़ आता। मेरे सरदार, मुझे क्षमा करें। मैं
केवल आपका और खदान भूमि का शुभ चिंतक ही हूं। मेरे लिए और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इतने वर्षों तक शांति के नाम पर आपने मेरे बल और मेरे शब्दों को बंधक बनाकर रख दिया था, पर अब मैं एक बहादुर जवान हूं और खादू जनजाति का सरदार हूं। मैं अब कोई अबोध बालक नहीं रहा। आपके शब्द अब मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं करते महान सेवगी। खादून, क्या आप मुझे अपने से दूर करने के लिए सोच रहे हैं क्या? जब से आपका जन्म हुआ है तब से मैं आपके हित की सोचता हूं और हमेशा आपकी देखभाल ही किया है मैंने। और आज जो ये सरदार बने हैं ना, उसमें मेरा भी बहुत बड़ा योगदान है। मुझ पे नियंत्रण करने का अब आप प्रयास ना करें। भाग्य के वर्ष में आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये एक बहुत बड़ी कहावत है। हमें अपनी भेड़िया जनजाति में खुद को बने रहने के लिए और अपने परिवार को रिश्तेदारी में जल्द से जल्द बांध लेना चाहिए। आपस में शांति बनाए रखने के लिए मैं अपनी बेटी सरकुन का विवाह आपके बेटे इर्तई से करवाना चाहूंगा। काफी समझदार हो गए हो, पर तुम्हारी बेटी सरकुन और मेरा छोटा बेटा मैखलन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। क्या तुम्हें पता है? क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भेड़ियों और हिरन जाति में शांति बनाए रखने के लिए तुम्हारी बेटी सरकुन और मेरे छोटे बेटे मैखलन का विवाह हमें करवा देना चाहिए। क्या आपका मतलब है कि आप अपने छोटे बेटे को अंगोल जनजाति का सरदार बनाएंगे? ऐसा किया तो भेड़िया परीक्षण दिए हुए युवा उसका नेतृत्व नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। आपको इस बात का अंदेशा होगा। मुझे अंदेशा है। यदि मैं अपने छोटे बेटे को भी सरदार की गद्दी सौंप दूंगा तो भी उसे अपना वर्चस्व जनजाति पे स्वयं सिद्ध करना होगा। आप चिंता न करें सरदार जराई, अब तो जो भी होगा वो केवल और केवल स्वर्ग की इच्छा से होगा। पिताजी, अभी हमें काफी यात्रा करनी बाकी है। हमें सूर्यास्त से पहले पहुंचना है। ठीक है बेटा, तेजी बढ़ा देते हैं। यह बुढ़ा किसान साहस में वृद्धि करके कुछ कहना चाहता है आपसे ही कि आपने अपनी दृष्टि तो दोबारा अर्जित कर ली है, पर दूरदृष्टि के विषय में अभी भी नेत्रहीन हो आप। आपको कोई भी अंदेशा नहीं है। रुको, तुम्हारा अपमान असहनीय है। इस भूमि के सारे योद्धा मिलकर भी मेरी दृष्टि को नहीं लौटा सकते, पर मैंने मेरी दृष्टि का उपचार खुद अपने साहस और दृढ़ निश्चय से किया है, समझे आप? हाँ। हाँ। ये तो बहुत अच्छा है। उधर चलिए, हमारे सरदार से मिलिए। शिकारी बोरदोई,
इससे पहले कि व्यापार की चर्चा हो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बहुत लालची हो गौस तुम मुझसे नशे की हालत में व्यापार की बातें करना चाहते हो, हाँ? चलो ठीक है, और डाल दो। मुझे नशे में डुबोना रेगिस्तान में प्यास बुझाने जैसा है। शिकारी बोरदोई, तुम एक बहुत बुद्धिमान आदमी हो। मेरी बात सुनो। क्या तुम जानते हो 8 जनजातियों की सभा में मुझे बुलाने का क्या कारण था? वो खीरी जनजाति के बुद्धिमान तलिगा की हत्या नहीं थी, बल्कि नरसंहार था तुम्हारे अपने सारीन के प्रमुख सरदार का। क्या? जब मैं कौओं की भूमि पर था, तब मैंने आपके प्रमुख सरदार और आपके लोगों के शव देखे। और जो सफेद खोपड़ी जाति के लोग हैं, उनके पास विदेशी हथियार थे, और उन लोगों ने ठंडी घाटियों में आपके लोगों को मारा। क्या बक रहे हो? धूर्त व्यापारी, ऐसा घोर अपशब्द मत बोलो। इन अपशब्दों के लिए मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके पूरे जंगल में फैला दूंगा। अरे, आप मुझ पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? मैं तो केवल सत्य बोल रहा हूं। अच्छा लीजिए। प्रमुख खारदान और उनके ध्वजधारी क्या सब मारे गए? और राजकुमारी बोरुंज का क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताओ, तुमने क्या देखा? मैंने वहां पर देखा कि सफेद खोपड़ी वालों ने खादरान का सर काट दिया, लेकिन भाग्य से राजकुमारी बोरुंज बच गई। ये लीजिए, वो कौवों की भूमि में है। तुम्हारे पास हथियार तो है ना? इस बार मैं तुमसे व्यापार में अपने खालों के बदले उन हथियारों को लूंगा। हमारे लिए तो ये पूरी तरह से वर्जित है बारदोई। हथियारों का व्यापार प्रमुख सरदार की अनुमति से पूरी तरह से वर्जित कर दी गई है। हमारे पास तुम्हारे लिए कोई हथियार नहीं है, हमें क्षमा करना। क्या वर्जित है और कैसी अनुमति? ऐसे नियम किस काम के? अगर तुमने मुझे ये हथियार नहीं दिए, प्रतिशोध लेने नहीं दिया, तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। मैं उन हथियारों का व्यापार आखिर कैसे कर सकता हूं जो मेरे पास है ही नहीं? तुम्हारे मुख्य सरदार के शोक में मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और अपने व्यापारी पद से भी इस्तीफा देता हूं। मैं इस पद पर अब नहीं रहूंगा। तुम भयभीत हो गए उन खौफनाक दिनों से जो आने वाले हैं, इसलिए अपने दयनीय जीवन को बचाकर यहां से बचकर भाग जाना चाहते हो। देखो, मेरी बात पर विचार करो। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन एक बात है, यहां से लौटते हुए तुम जितना नमक तुम्हें चाहिए वो लेकर जा सकते हो। तुम कौओं की भूमि में जाओ। सबसे जरूरी है इस वक्त राजकुमारी बोरुंज की सुरक्षा करना। तुम्हें शीघ्र जाना चाहिए। व्यापारी गौस, अगर तुम इतने दुखी हो इस बात को लेकर, तो अपने घोड़े दे दो सामान लादने के लिए। मैं अगली बार तुम्हें वापस लाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
जाओ, घोड़े को बांध दो। जो हुकुम सरदार। आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत ही अच्छा था। मेरा बेटा शालू नहीं दिख रहा है मुझे। लड़के लगते हैं, उत्तर के चट्टानों पर नक्काशी कर रहे होंगे। लड़के? अंगोल जाति से खफ्ताई आया है हमारे शालू से मिलने के लिए। आपको क्या लगता है वो हमारे यहाँ किसी विशेष काम से आया हुआ है? मुझे नहीं लगता, वो सिर्फ हमारे बेटे से मिलने आया है। मैं बहुत खुश हूँ, वो दोनों आपस में बहुत घुल मिल गए हैं, बिल्कुल अच्छे मित्रों की तरह। आदमी को सिर्फ एक अच्छा मित्र और अच्छे घोड़े की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं वो कभी घोड़सवारी नहीं कर पाएगा, पर अब उसका कोई मित्र तो है। सरदार, आपकी यात्रा सफल रही। हमारे लिए क्या आदेश है? उन गंभीर लड़कों को लेकर आओ। परदाई के बच्चे जो निगरानी करते वक्त सो गए और चोरों को दूसरी सांस के घोड़े को चोरी करने का मौका दिए, इन दोषियों को सजा मिलेगी। मृत्युदाता द्वारा वो लोग घसीटे जाएंगे। सूर्यास्त के समय उनकी सजा के दौरान जनजाति का हर व्यक्ति साक्षी रहना चाहिए, समझ गए? सरदार। परसाई, क्या आपको वो मार्ग याद है? ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। हमने उस दल सफेद खोपड़ियों के शेष लोगों का वहीं पर वध किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। अगर आप में युद्ध कुशलता नहीं होती तो वो दाल सीसन मेरी खोपड़ी से अमृतपान कर चुका होता। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहां अजीब सी शांति है। शव में पलने वाले गिद्ध बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। या तो कोई जानवर घात लगाए हुए हैं जगह जगह पर, या तो कोई शत्रु हमारी प्रतीक्षा में है। इर्तई, आदमियों को होशियार करो, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। रुकिए, आपको अपने बेटे के साथ यहीं रुकना चाहिए। अगर इन संघर्षपूर्ण दिनों में हमारे सरदार पर आंच आई तो समस्त 8 जनजातियों में भगदड़ मच जाएगी। मैं अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ता हूं। अगर यह घात हुआ तो आप दूसरे मार्ग से निकल जाइएगा। बेटा, अपने पिता को सुरक्षित अपने घर ले जाओ। जी सरदार। अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी सरकुन को उसकी चाहत की भूमि बसा लेना। आप मेरी बेटी को एक फलता फूलता परिवार देना।
अरसाय, बुढ़ा भेड़िया, अरसाय। अपनी घोषणा करो और अपनी पहचान बता दो मुझे। मैं अपने पूर्वजों को यह बताना चाहता हूं कि किसके हाथों से मेरा अंत हुआ है, किस गलती की सजा मुझे मिली है। जाके उनसे कहना कि वो अमर आजहर था, तालतसन का छोटा बेटा, सफेद खोपड़ी जनजाति से, जिन्हें कीड़ों की तरह मसल दिया गया था। अजहर, अजहर, ये मेरे लिए जोखिम था तुम्हें जीवित छोड़ देना, और तुम्हारा भाग्य था। अब तुम मुझे मार के ये सब खत्म करो। तुम्हारे भेड़िया जाति वाले युवा बच्चों को छोड़ देते हैं ना। तुमने मुझे क्यों जीवित छोड़ा आज से 30 साल पहले? क्योंकि हमारे अंदर पत्थर का दिल और ठंडा खून नहीं बहता है। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत ज्यादा बहादुर थे। तुमने छुपकर मुझ पर घात लगाकर वार किया उसी स्थान पे जहां तुम्हारे पिता घोड़े पे सामने से लड़ते थे। सही कहा। काले प्यादों की घाटी मेरे लिए मेरे बाप की हत्या की कहानी उसी तरह ताजी रही जैसे बच्चे के लिए मां का दूध होता है। प्रतिशोध की आग सीने में लिए इसी दिन के लिए जी रहा हूं मैं। तुम्हारा मतलब है सफेद खोपड़ियों के बच्चे अपनी मां का दूध भी पीते हैं? पर तुम तो कहते हो केवल रक्त ही पीते हो। मेरे शत्रु का रक्त मुझे दूध से भी ज्यादा मीठा लगता है। सिर्फ तुम्हें मैं यह अवसर दूंगा अपने पूर्वजों के पास पूरे शरीर के साथ विदाई लेने का। इसे मेरा उपकार समझना, मुझे और मेरी मां को उस समय जीवित छोड़ने का। समझ गए? जराई किस दिशा में भाग निकला है बताओ मुझे, तभी मैं तुम्हारा दिमाग तुम्हारी खोपड़ी में और दिल सीने में छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है कि यह बुढ़ा भेड़िया अपने मित्र से विश्वासघात करेगा अपने जीवन के लिए? जो करना है तुम कर सकते हो। प्रशंसा करता हूं तुम्हारी निष्ठा की। तुम सूर्य में विलीन हो गए अपने शरीर के साथ। भेड़िया जाति का अंत देखो! 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 मुझे अरसाई के सर को धड़ से काटना है। मेरा अधिकार है उस आदमी का गोश्त खाने का जिसने मेरे पिता की हत्या की। अगर तुम बहुत भूखे हो तो यहाँ और भी शरीर और भेजा है। अरसाई का चरित्र मुझे अपने पिता की याद दिलाता है। वो पूरे शरीर से सूर्य में विलीन होगा। सरदार अरसाई के शरीर को उनके घोड़े पे लाद के उनके घर रवाना करो। कोई उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। अरसाई और श्रेष्ठ सरदार जराई दोनों एक साथ घेरे भूमि से चले थे। वो आसपास ही कहीं होगा। उसके रक्त की गंध बेचैन कर रही है मुझे। जाओ और उसका पता लगाओ। अब अंगोल का अंत होगा। अंत देखो! अंत देखो!
अंत देखो। मैंने कुछ ध्वजाधारियों को आगे की ओर भेजा है, मार्ग पर खतरा भांपने के लिए। मुझे चिंता है सरदार अरसई और बेड़िया जाति के ध्वजाधारियों की। हमें पहुंचने पर सब पता चल जाएगा। पिताजी, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मेरे बेटे इर्तई, जब हम हमारे शिविर लौटेंगे तुम्हें हमारे आदमी और हथियार लेकर खदान के लिए तुरंत रवाना होना चाहिए। तुम्हें खदान के साथ मिलकर सफेद खोपड़ी का विनाश करना चाहिए। खादू के साथ मिलकर? आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? क्या आप भूल गए खादू और मैंने सभा में मौत की प्रतिज्ञा ली है? बेटा, यह क्षण विवाद का नहीं है। एक साथ मिलकर हमें शक्तिशाली होना होगा। अगर आपने मेरा कहना माना होता तो सभा के लिए निकलते समय हम हथियार अपने साथ लेकर निकलते पिताजी। अगर हमारे पास हथियार होते तो शेष सफेद खोपड़ियों से हम इस तरह भागते नहीं फिरते, और मैं 8 जनजातियों की सभा में उस अजहर का सर अपने हाथ में लिए खड़ा होता। यात्रा से पहले आपके घोड़े की काठी टूट गई थी। आपको तब भी शंका नहीं हुई पिताजी? अगर हम सभा में अपनी फौज और हथियार के साथ आए होते तो सारा दोष हम पर मढ़ा जाता। कभी तुमने ऐसा होते हुए देखा है क्या? दोष लगने से क्या फर्क पड़ जाता? हम सुरक्षित और जीवित तो रहते। सफेद जनजाति के लोग भी इसे दर्शन शास्त्र में मानते हैं। जैसा तुम मुझे कह रहे हो वैसा कोई नहीं मानता। एकजुट रहेंगे तो हमारा विस्तार होगा, विभाजित हुए तो सबका नाश होगा। इस नियम को याद रखना। सारी नियम प्रणाली आप ही के हाथ में है। जब हम विचार कर रहे थे तो उस समय 3 प्रमुखों को सूर्य में विलीन कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि तलवारों से वार्तालाप का समय आ गया है? चुप रहो। जिसे विवेक न हो कि तलवार का प्रयोग कब करना है, वो विनाश को आमंत्रण देता है। तलवार शत्रु के रक्त बहाने के लिए होता है, ना कि तलवारधारी का। तो मैं उस खादू की सफलता के लिए अपना जीवन असुरक्षित कर दूं क्या? मैं घर पहुंचते ही अपने योद्धाओं के साथ निकलूंगा और सफेद खोपड़ियों का पूरी तरह विनाश कर दूंगा। अगर तुम मुझे अपना पिता नहीं समझ सकते हो तो फिर मुझे सरदार समझोगे। यह भूलना नहीं, मेरा आदेश राज नियम है। यह सिर्फ अंगोल जनजाति के लिए नहीं है, पर 8 जनजाति और इस भूमि के 33 जनजाति के लिए।
पीछा करो। हम रुक क्यों गए? वो सरदार अपने बेटे के साथ भाग रहा है। उनका पीछा करो और मार डालो। वो लोग हर हाल में अग्धचिन की सीमाओं तक पहुंच जाएंगे। अग्धचिन की अरखाल और उनकी सेना हमें देखते ही मकोड़ों की तरह मसल देगी। इसलिए हम यहाँ कुछ देर रुक के लौट जाएंगे। लगभग सरदार मेरे यहाँ मरने ही वाला था। तुम्हें फिर मौका मिलेगा उसकी खोपड़ी से अमृत पान करने का। उसका अंत जल्द ही निश्चित है। मेरा तीर विषैले सांप के विष से भिगोया हुआ है। समझो कि अंगोल अब विलुप्त हो गया। आज सूर्यास्त के बाद हम अंगोल के अंत का उत्सव मनाएंगे। अंगोलों का अंत हो गया। अंगोलों का अंत हो गया। जो घोड़े तुम लोगों ने खोए हैं उनकी सवारी उन डकैतों ने की जिन्होंने बुद्धिमान तलैया की हत्या की है। भरी सभा में मेरी घोर अपमान हुआ है। अक्षितों की प्रतिष्ठा पूरी मिट्टी में मिल गई। तुम्हारा काम सिर्फ गधों का प्रशिक्षण नहीं है, उनकी और हमारी भूमि की निगरानी करना भी है। इसलिए तुम्हें सूर्य में विलीन किया जाएगा मृत्युदाता के द्वारा। आखिरी बार कुछ कहना है तो कहो। सरदार, हमें बहुत खेद है। मेरे बच्चे, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे बच्चों को छोड़ दे। सरदार, मैं बरदाई का छोटा बेटा दोषी हूँ। घोड़े खो जाने की वजह मैं हूँ। मुझे मृत्युदाता को सौंपकर मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए। आज दया मुझसे कोसों दूर है, पर मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ तुम्हारे भाई के बच्चे इस दोष की सजा नहीं भुगतेंगे। सुनो, गंभीर लड़ाके आ रहे हैं। सरदार अरखल, मुझे खेद है, मृत्युदाता गायब है। पता नहीं कहाँ गए। मुझे तो सोने को और पैनिक की इसमें चाल लगती है, जिस कारण मृत्युदाता गायब हो गया। सरदार अरखल, पाने और मेरी हिम्मत नहीं कि हम दोनों मृत्युदाता से कहीं भी कोई भी छेड़खानी कर सके। अगर मैं स्पष्ट कहूँ तो आपका पुत्र सालू सामना करेगा। क्षमा करें हमारे सरदार, हम भयभीत थे ये बताने के लिए आपको कि मृत्युदाता और शालू को उन्होंने क्या
क्या क्या मृत्युदाता ने उसके साथ। हे स्वर्ग के देवता, ये तो मेरा बेटा शालू है। क्या ये स्वर्ग के संकेत नहीं है? मैं कब से प्रार्थना कर रही थी। ये भाग्य का वर्ष है। और ये वर्ष भाग्य का वर्ष है। मेरा बेटा मृत्युदाता का स्वामी है। बंधकों को मुक्त कर दो। स्वर्ग ने हमें संदेश दिया है। मेरा बेटा शालू हमेशा से मृत्युदाता का स्वामी था। मैं इस शुभ अवसर पर रक्तपात नहीं करूंगा। इन बंधकों को मुक्त कर दो। आओ मिलकर उत्सव मनाएं। जश्न तीर सांप के विष में भिगोया है। हाँ, 1000 तेरा सर उड़ाऊंगा मैं। पिताजी, मैं कुछ करता हूं। हमें इस विष को किसी भी तरह से शरीर से निकालना होगा। मैं ठीक हूं बेटा, तेरे अंदर तक भेद नहीं पाया है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। पिताजी, इसे पी लीजिए, आपको ठीक लगेगा। हम अक्षत भूमि में हैं। मैं कुछ समय यहाँ पर विश्राम करूंगा। तुम सरदार अरखल के पास जाओ। जी बेटा, तुम मुझे अरखल के घर छोड़ के हमारे घर जाओ। तुम्हें रक्षा करनी है अंगोल और भेड़िया जाति की। हाँ। पिताजी, अंगोल जाति का नेतृत्व कौन करेगा? जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं, सरदार का पद संभालेगा मैखलिन, और तुम अपने आदमियों को तैयार करो और हथियार तैयार करवाओ। पिताजी, क्या मुझ में कठिनाइयां झेलने की सहन शक्ति नहीं है? मैंने आपके साथ मृत्यु से संघर्ष नहीं किया। श्रेष्ठ प्रमुख की पदवी आप मैखलिन को क्यों दे रहे हैं?
प्रमुख अरसाई मारे गए हैं और आप बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। जब भेड़िया और अंगोल के लोग ये सुनेंगे तो वो पूरी तरह से बिखर जाएंगे, चींटियों की तरह बिना नेतृत्व के। आगे संघर्ष भरा दौर है। अगर प्रमुख पद उस कायर मिकलेन को मिला तो बस एक शब्द भी नहीं बोलना इरतई। बेटा, तुम्हारे पिता की तरह नहीं, पर एक सरदार तुम्हें आदेश देता है, उसका पालन करो। आज समझे तुम? जी पिताजी, जैसा आपने कहा, मैं, क्योंकि आप मेरे पिता नहीं हैं, पर आप श्रेष्ठ प्रमुख हैं, मैं आपकी हत्या करता हूं। खतरनाक दिनों में मैं श्रेष्ठ प्रमुख की पदवी किसी कायर को बिल्कुल नहीं सौंप सकता। कृपया अंदर जाइए। औरतें बाहर, मुझे व्यापारी को उससे महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। तुम दोनों भी बाहर जाओ।
तुम्हारे पास भी नशीला काला चूर्ण है ना, संक्रिय भूमि वाला? मुझे थोड़ा सा दे दो। मैंने पहले भी कहा था, मेरे पास वो चूरन बस चुटकी भर था। तुमने मेरी बात जरूर सुनी होगी। दिगंबत बुद्धिमान तलीगा खदान भूमि जाने से पहले मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मेरी बहुत आलोचना की। तुम्हारी इस नशे की आदत के लिए उन्होंने मुझे दोषी ठहराया। अब मेरे पास नशीला चूरन नहीं है, सारा का सारा खत्म हो चुका है और इस मामले में अब मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं उस कुरूप बेकार आदमी को ढूंढ नहीं पा रहा जिसे तुमने भेजा था। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे शरीर की मांसपेशियां ही नहीं हड्डियां तक कर्रा रही है। तुम मुझे वो काला नशीला चूरन दो, नहीं तो मैं तुम्हारे शिविर को खत्म कर दूंगा जैसे सफेद खोपड़ियों को किया था। खारखोई, शांत। ये बात सच है कि मेरे पास कोई नशीला चूरन नहीं है। कुरुक तांत्रिक इसे तंत्र विद्या द्वारा स्वर्ग से संपर्क करेगा ठंडी घाटियों में। वो कुरुक तांत्रिक वहीं होगा। आज रात आपको ठंडी घाटी में जाना चाहिए। अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं वापस आऊंगा। मेरे तलवार की प्यास तेरे रक्त से बुझेगी। आज के बाद से मेरा बेटा भेड़िया जाति के लिए याद किया जाएगा, बतौर मृत्युदाता के स्वामी के रूप में याद किया जाएगा। इसलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति कर ली हो। अंगोल के खावताई, तुम्हारे और मेरे बेटे की अमर मित्रता के प्रतीक में मैं तुम्हें ये मदिरा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मदिरा आप स्वीकार करें। पिताजी, मृत्यु के दाता की सवारी करने में सोनेग और पैनग ने हमारी बहुत मदद की। सरदार और खाई, युवराज सालू ऐसे ही बोल रहे हैं कुछ। हमने कोई असाधारण कार्य नहीं किया है। सरदार, युवा शालू ऐसे ही बोल रहे हैं। हमने कोई भी जादुई तंत्र मंत्र नहीं किया था सरदार। अगर हमसे कोई अनजाने में अच्छाई हो गई तो ये हमारा सौभाग्य है। छोटा योगदान भी बड़े कार्य में महत्वपूर्ण होता है। मेरे बेटे के प्रति तुम्हारी अमूल्य सहायता के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तुम्हें स्वयं मदिरा दूंगी। हमारे सरदार अरखल और महारानी की जय हो। सरदार अरखल और महारानी की जय हो।
कहाँ गायब थे तुम इतनी समय से? हाँ, मेरे शरीर की मांसपेशियां ही नहीं, मेरी हड्डियां भी कर्रा रही है। मुझे तो मुझे दे दो। तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने पता लगाया मेरे पिता का, ताकि उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो सके। मुझे ये दे दो, मुझे ये नशीला काला चूर्ण दो, जैसे कि तुमने वचन दिया था मुझे। भाग्योदय का समय आ गया। खारखोई, तुम्हें योग्य बनना होगा। तुम अपने आप को इस नशे के लिए बर्बाद नहीं कर सकते हो, समझे? स्वर्ग की परीक्षा का पृथ्वी को सामना करना होगा। तुम्हें पलायन की तैयारी करनी होगी। नशे की लत से मुक्त होना होगा और तुम्हें अपनी कौवा जनजाति को इससे परे रखकर तब लौटना होगा जब मैं भाग्य विधाता की घोषणा करूंगा, और उसके बाद तुम्हारा राज होगा सारी जनजातियों पर। खारखोई, इसका मतलब बुरहांच। जिस दिन तुम प्रमुख सरदार बनोगे, वो तुम्हारी हो जाएगी। अगर यही स्वर्ग की इच्छा है तो मैं ये इच्छा पूरी करूंगा। खारखोई, मेरे बेटे, तुमने आखिर मेरी हत्या में सहयोग क्यों किया? बची हुई सफेद खोपड़ियां अजहर और खदान को तुम्हारी सहायता मिली मेरी हत्या करने में। क्यों? क्यों? पिताजी, मुझे आपके तंत्र शक्तियां प्रदान कीजिए। मैं तुम्हें अपनी शक्तियां नहीं दूंगा और न ही कौवा जनजाति का प्रमुख बनाऊंगा। एक पुत्र अपने पिता की मृत्यु चाहता है। मृत्यु, मृत्यु। है, यही तुम्हारी सच में इच्छा है ना? तुम्हारी कौवा जाति और हमारी सफेद खोपड़ियों के पूर्वज एक ही है। फिर भी तुम्हारे पिता बुद्धिमान तेलगी बुजुर्ग कौवे ने 8 जनजातियों का साथ दिया
सफेद खोपड़ियों के जनजातियों को विलुप्त करने के लिए। लेकिन अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो समझ लो ये मेरा भी है। मैं पता लगा के रहूंगा मेरे पिता का है और उनकी आत्मा को उनके शरीर से मुक्त करूंगा। तुम्हारी मृत्यु अटल है। तुम्हारे पिता खारदान मारे गए हैं, लेकिन बाकी के लोग बच गए। अभी जाति के बहुत से लोग बचे हुए हैं जाति की लड़ाई लड़ने के लिए। क्या वो लोग जान बचाने के लिए कौवा भूमि की ओर पलायन नहीं कर रहे हैं? और तो और बच्चों की जान बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो सफेद खोपड़ियों वाले हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं और हमारे परिवार के लोगों की हत्या कर सकते हैं। बोरदोई, आखिरी बार मैं अपने पिताजी के साथ इसी तरह आग के करीब बैठी हुई थी। सफेद खोपड़ी वालों ने उन्हें मेरे सामने मार डाला। जब तक मैं पिताजी का सर सूर्य में विलीन नहीं करूंगी, मेरे पिताजी की आत्मा सूर्य और चंद्रमा के बीच में भटकती रहेगी। राजकुमारी बोरोंज, तुम
तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना होगा। सूर्य में विलीन उन्हें कभी भी किया जा सकता है, और एक दिन आगे चलकर हम उनका सर सफेद खोपड़ी वालों से वापस ले लेंगे और उन्हें सूर्य में विलीन अवश्य करेंगे। क्या ये संभव है? कोई कभी भी वापस आ सकता है क्या? क्या मैं कभी भी अपने पिताजी को सूर्य में विलीन कर सकती हूँ? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? कई वर्ष पहले धारकाड़ के बुजुर्ग खुंचीर के छोटे बेटे की हत्या सफेद खोपड़ी वालों ने कर दी थी और उसका सर काट कर लेके चले गए। तब खुंचीर दुख से पीड़ित हो गया कि उसके बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा। उसने सोचा उसके बेटे का शव नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पिता ने सफेद खोपड़ी वालों को ढूंढ निकाला और उसके सर के साथ में उसके शव को सूर्य में विलीन किया। तो ऐसा पहले हो चुका है। सच कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सच। तो फिर बोरदोही, एक बेटी और साइन के प्रमुख खानदान की उत्तराधिकारी के नाते मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण आदेश देती हूँ। जब तक मैं सफेद खोपड़ियों की खोज में व्यस्त हूँ, तुम हमारी सरीन जाति को इस कौवा भूमि में सुरक्षित रखना। तुम्हारे होते हुए मैं अपने लक्ष्य पे केंद्रित रह सकती हूँ। पूरब की तरफ पूरी अराजकता फैली हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा। लेकिन अगर आपका यही आदेश है तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। हे उज्जवल बूंदे, मेरी आंखें कुछ क्षण के लिए खोलो ताकि मैं आकाश को साफ देख सकूं। मुझे क्षमा करें सरदार, मेरी उदंडता के लिए, क्योंकि आप जन्म से ही नेत्रहीन थे, इसीलिए ये पदार्थ आपको अमर बनाने में असमर्थ है। ये काम नहीं करेगा। जन्म के बाद जो बीमारियां होती है उसका उपचार संभव है, पर पैदाइशी बीमारियों का इलाज नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। जब मैं भाग्य विधाता घोषित करूंगा और आप उस पद पर स्थापित हो जाएंगे, तब आप बनेंगे खान, मतलब पूरी दुनिया के सम्राट। और तब आएगी आपके नेत्रों में रोशनी और आपका मन भी पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाएगा। स्वर्ग के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता मेरे सरदार। और अब स्वर्ग आपसे बहुत प्रसन्न होगा। फालतू बातें बंद करो और सीधा मुद्दे की बात करो। जी सरदार, ये वर्ष सच में भाग्य का वर्ष है। स्वर्ग हमारी परीक्षा लेना चाहता है
क्या आप देख सकते हैं? भेड़िया जनजाति के प्रमुख हरसाई उसकी हत्या लौटते वक्त सफेद खोपड़ी ने की और उनके प्रमुख सरदार जराई वो भी गंभीर रूप से घायल है। उसके कुछ ही दिन बचे हैं अब इस दुनिया में। फिर कौओं, सैरीन, अंगोल और चोनोस किसी नेतृत्व के अभाव में पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, समझे? अब समय मेरा है। मुझे अब खादून योद्धाओं को तैयार करके अंगोल और भेड़ियों का नाश कर देना चाहिए। आप शूरवीर हैं सरदार, लेकिन इर्तई अपने घायल पिता को ले भागने में सफल हुआ। वो निकल गया और इर्तई अब प्रमुख सरदार बनेगा। अगर इर्तई शक्तिशाली हुआ तो वो किसी कठपुतली को भाग्य विधाता बना देगा और वैसी हालत में 30 दिनों के बाद वचन की विधि के अनुसार वो आपका सर कटवाने की मांग करेगा सरदार। सभा में यही मांग करेगा। मैंने जो वचन दिया था वो एक छलावा था अतिरिक्त समय पाने के लिए, ताकि मैं आने वाले महायुद्ध की तैयारी कर सकूं। अगर मैं अजहर का सर काट कर भी इर्तई को सौंप दूं, तो भी वो अपना सर मुझे कतई नहीं सौंपेगा, समझे? मैंने अपने लोग विदेश में भेज दिए हैं तैमूर तलवार मंगवाने के लिए जो मुझे चाहिए। जब वो वापस लौटेंगे मैं इर्तई का सर्वनाश कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए उसे नष्ट करने की आपकी योजना बेहतरीन है। वो योद्धा भी इकट्ठा नहीं कर पाएगा। अगर इर्तई 7 जनजातियों को एकत्रित कर लेता है तो ये खदान के लिए नुकसानदेह होगा सरदार। अगर हम उसे पराजित कर दें इससे पहले कि वो अपनी स्थिति को मजबूत कर ले, तो हमारे रास्ते का कांटा खत्म। मेरे सरदार, आप समझदार हैं और आपके कर्म असाधारण हैं। तुम मेरे नेत्र का स्थायी उपचार ढूंढोगे, समझ गए? जी सरदार।
दादाजी, दादाजी, पिताजी, दादाजी। मेरे पिताजी घर तो लौट आए, पर अक्तचिन की सीमाओं पर उन्होंने मुझे अपना आखिरी आदेश दिया और सूर्य की ओर प्रस्थान किया। मैं इरताई श्रेष्ठ प्रमुख की पदवी की विरासत ग्रहण करके इस भूमि में शांति स्थापित करने का कर्तव्य निभाऊंगा। बुजुर्ग अरसाई अंगोल और भेड़ियों के रिश्ते मजबूत रखने और शत्रुओं को सीमाओं से दूर रखने और अपनी बेटी सरखून का विवाह मेरे साथ करने का अटूट वचन दे गए हैं। प्रमुख अरसई और पिता जराई की इच्छा के अनुसार जुनूस और अंगोल संयुक्त और एकजुट होकर रहेंगे। खदान और सफेद खोपड़ियों को हम हमेशा के लिए विलुप्त कर देंगे। युद्ध के लिए योद्धा अपने हथियार और घोड़ों को तैयार करें। जी सरदार। दिवंगत बुजुर्ग की आत्मा 7 दिनों के अंदर पवित्र होगी। हमारी परंपरा के अनुसार हम सरदार जराई को जब सूर्य में विलीन करेंगे, उनकी पत्नी 4 ध्वजधारी, उनकी एक संतान, 3 दुधारू गाय, 8 उनके निजी सामान और 8 घोड़े प्रस्थान करेंगे, क्योंकि उनका बड़ा बेटा इरतेई इस जनजाति का सरदार बनेगा। इसलिए उनका छोटा बेटा मैखलन को ही अपने पिता के साथ सूर्य में विलीन होना होगा। अगर कोई और स्वयंसेवक सरदार जराई का मार्गदर्शन करना चाहे तो उसे 7 दिनों तक मन, कर्म और वचन से पवित्र रहना होगा। मैं स्वेच्छा से अपने पिता का मार्गदर्शन करना चाहूंगी। मुझे उनके साथ सूर्य में विलीन होने की अनुमति है ना? तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए साफ आदेश दिया था, अगर तुम उनका अनादर करोगे तो वो सूर्य में कभी विलीन नहीं हो पाएंगे और इसी दुनिया में एक शापित प्रेत की तरह भटकते रह जाएंगे। इसलिए उनकी अंतिम इच्छा का पालन करो, यही उचित होगा। तुम्हारे भाग्य में एक देवता है जो दोनों जनजातियों का वंश आगे बढ़ाएगा।
तुम बाहर जाओ बेटा। बेटी, दिवंगत शरीर को पवित्र करते समय उनसे घृणा नहीं करते। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो मैं ये कर लूंगी। तुम्हें मेरी मृत्यु पे भी ये करना होगा। जाओ जाकर आराम करो। नहीं माँ, आप परेशान मत होइए। मैं भला पिताजी से कैसे नफरत करूंगी। मैं आपको दुखी देखकर विचलित हो गई हूँ, ये सोचकर कि कहीं आप भी इनके साथ ना चली जाए। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। ये स्वर्ग की इच्छा है कि स्त्री अपने स्वामी के साथ ही इस संसार को छोड़े। हम इस नियम को नहीं बदल सकते, लेकिन मेरा बेटा मैकलन ये सोचकर कि उसे भी सूर्य में विलीन होना होगा, एक माँ होने के नाते मेरी आत्मा कांप रही है। जल्द हम सूर्य में विलीन हो जाएंगे और तुम यहाँ रहोगी इर्तई और खावताई के लिए। लेकिन जब इर्तई सरखून को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर यहाँ लेकर आएगा तो तुम्हारे दुख भरे दिन भी आ जाएंगे। बेटी, तुम्हारा एक बेटा है, तुम धैर्य बनाए रखना। माँ, हम पर ये कैसे बुरे दिन आ गए हैं। एक बच्चे की माँ कभी आस नहीं छोड़ती, जैसे पेड़ अपनी जड़ें नहीं छोड़ता। ठीक है ना? अगर इर्तई नहीं तो फिर खावताई तुम्हारी सेवा और देखभाल करेगा। मेरी बेटी। मेरी प्रिय, हाँ, तुम किन दुख भरे विचारों से विचलित हो रही हो? एक प्रमुख का होने वाला दूसरा विवाह स्वर्ग भी नहीं नकारता है। क्या तुम्हारे सिवाय कोई और भी ओचिर हथियार का प्रयोग करता है? क्या पूछ रही हो तुम? मैं अपने पिताजी की शव को पवित्र करने की कोशिश कर रही हूं। तो तुमने क्या देखा? क्या माताजी भी वहां? मुझ में हिम्मत नहीं है
तुम्हारे पाप के बारे में सबको पता नहीं कि जिस हथियार ने हमारे पिताजी की जान ली वो अजहर का विषैला तीर नहीं था, वो तुम्हारा ही औचिर कट्टर था। अपना मुंह बंद रखो। मेरे पिता की हत्या खादू और अजहर ने मिलकर की है। क्या खादून और अजहर के पास भी औचिर कट्टर है? बताओ मुझे। तुम इतनी शक्तिशाली नहीं कि मुझे ये बात स्वीकारने के लिए मजबूर कर सको। तुमने अपने भाई से सुखरोन को छीना और अब तुम उसे अपना बनाना चाहते हो। सरदार अरसाई कभी अपनी बेटी को तुम्हें नहीं देंगे। औरत, तुम अपनी हद पार कर रही हो। काश तुमने प्रमुख अरसाई के शब्द अपनी कानों से सुने होते। तुम दिवंगत आत्माओं का नाम लेकर झूठ बोल रहे हो। अपने को सरदार घोषित करके अपने भाई की प्रेमिका को हासिल करना चाहते हो। तुम एक नीच इंसान हो। चुप हो जा चुड़ैल। अगर मेरा क्रोध तुम्हारी तिफ्ट जाति तक पहुंचा तो तुम्हारी जाति का एक भी बच्चा पनप नहीं पाएगा, समझी? इतने सालों तक मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। काश मुझे पता होता कि तुम अपने ही बाप को मारकर सरदार की पदवी हासिल करना चाहते हो। घटिया इंसान हो तुम। कभी कभी महान कार्यों के लिए कुछ आहुतियां देनी पड़ती हैं, समझी? और जो मैंने कहा उसे याद रखना। उसे धमकी समझने की भूल मत करना। It's Stacy. Welcome to another delicious episode in our kitchen. Get ready to satisfy your sweet tooth and spread some holiday cheer. We need condensed milk, coconut flakes, breadsticks, chocolate and jelly candies. Add 200 grams of coconut flakes and 100 milliliters of condensed milk. Mix well. On a separate plate, add a bit of coconut flakes. Now from small balls from our dough and place them on the plate with coconut flakes. Roll the balls in coconut flakes. To connect the balls, add a bit of the condensed milk. This will make them stick together. For decoration, I will use jelly candies and chocolate. It's already easy. Just use a bit of your imagination.
it turns out so cute. I'm sure your guests will appreciate. Thanks for joining me on this festive culinary adventure. I hope you enjoyed making this delightful Christmas dessert as much as I did. Wishing you a sweet and joyful holiday season. Until next time, happy cooking!